हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर इस चैनल पे हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम की। ठीक है, नेट का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने वाला है और इसी तरह बहुत सारे सेट के एग्ज़ाम भी दिसंबर तक लगे हुए हैं। तो इन सभी के लिए आज की जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपका टॉपिक है वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की बात करते हैं। वैधता क्या है, वैधता के प्रकार क्या हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन किस तरह आते हैं। तो हम वैलिडिटी की बात आज करेंगे। इसमें कुछ पीवाईक्यूज को भी लेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जो लास्ट की स्लाइड है उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं। ठीक है, क्वेश्चन से संबंधित जो कि आपके अब पूछे जा रहे हैं, है ना। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, लास्ट में ही है क्योंकि वो क्वेश्चन से संबंधित थी, तो उन चीज़ों को मैंने लास्ट में लिया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और अब देखिए, क्वेश्चन आपके जो रिसर्च से बनते हैं वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से भी बनते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ये टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंतर्गत ही आ जाता है। कई तरह की टाइप्स आपको पढ़नी है। मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च में आपको पीवाईक्यूज भी करवाए हैं, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। कल ही की वीडियो मैंने दी है। अब उसमें जब आप डिफरेंट टाइप की रिसर्च पढ़ते हैं तो उसमें वैलिडिटी का रोल होता ही होता है ना। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। आप लोग सारी वीडियो देखिए। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में भी बता रखा है, साथ में टाइप्स ऑफ रिसर्च अभी बहुत बड़ी है, पूरा नहीं हो पाया है। इसके बहुत सारे पीवाईक्यूज अभी कराने हैं ताकि आपका इसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका बन जाए। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको मतलब यूनिट्स कहना चाहिए कि कुछ ऐसी यूनिट है, कम से कम 7 यूनिट ऐसी हैं जिसमें आप क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं और आप उनको समझ लीजिए। कहीं से भी आए क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं। 2018 दिसंबर के बाद से मतलब आपका सिलेबस चेंज हो गया था और उसके बाद अब मतलब 2023 खत्म होने वाला है। तो इस बीच जो भी क्वेश्चन हुए हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर कवर करवाती हूँ ताकि आपका एक जो है नॉलेज का दायरा आपका बढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर जो है हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट का क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाते हैं, खास तौर से जब आपके स्टेटमेंट या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को समझेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो देखने के बाद आपको वैलिडिटी से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब आप कितना इसमें मतलब समझ पाते हैं वो मैंने तो अपना प्रयास किया है, पूरी कोशिश की है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आपकी जो है वैलिडिटी होती क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि मीनिंग ऑफ वैलिडिटी क्या है। ठीक है, वैधता से मतलब होता है कि कोई विधि किसी चीज़ को कितनी एक्यूरेसी से मेज़र करती है। ठीक है, मतलब वैधता मतलब ये एक तरह के टूल्स में आता है आपका। ठीक है, टूल्स को जब हम आपका जो है सेलेक्ट करते हैं, जब आप कोई रिसर्च करने जा रहे होते हैं तो आपने कौन से टूल्स लिए हैं और उसके ये क्वालिटीज़ पर आता है कि वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, मतलब उसकी वैधता कितनी अच्छी है। जो टूल आप ले रहे हैं वो उस परीक्षण को कहाँ तक मेज़र कर पा रहा है, कितनी एक्यूरेसी, कितनी शुद्धता के साथ उसको मेज़र कर पा रहा है। तो यही हो जाती है वैधता। और विश्वसनीयता मतलब जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं वो कितने एक्यूरेट हैं। आप चाहे थोड़े समय के बाद करो या बार बार करो तो वो रिजल्ट वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही है। तो कोई परीक्षण कि जितनी शुद्धता से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है वो परीक्षण उस सीमा तक वैध माना जाता है। ठीक है, और वैधता को वैधता गुणांक से प्रदर्शित करते हैं जो कि एक सहसंबंध गुणांक है। मतलब यहाँ पर देखिए, वैधता से मतलब है यदि कोई परीक्षण बुद्धि मापने के लिए बनाया गया है तो उसके द्वारा सही अर्थ में बुद्धि की माप हो जाती है, तो ये कहा जाता है कि ये परीक्षण वैध है। ठीक है, मतलब जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, यही सब तो है ना कि कोई आप प्रॉब्लम लेते हैं और उसमें संबंधित जो है फिर चीज़ों को करते हैं, फिर टूल्स वगैरह अप्लाई करते हैं, है ना, हाइपोथेसिस बनाते हैं। इस तरह सारे स्टेप्स मैंने आपको बता रखे हैं। तो हम आज खाली बात करेंगे वैधता की। अब इसको समझने के लिए कुछ परिभाषाओं को देखिए। एनास्टेसी एंड उर्बिना, मतलब ये नाम आपको नहीं याद रखने हैं, लेकिन बस आप डेफिनेशन को देखिए क्योंकि जो स्टेटमेंट के सवाल बनते हैं वो कई बार इन्हीं से बनते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझिए। परीक्षण वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है। ठीक है, मतलब और ये के अनुसार, यहाँ पर ये 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं। वैधता की परिभाषा यह है कि वो मात्रा है। ठीक है, यहाँ पर इसको मत लीजिए, ये वो मात्रा है, डिग्री है जहाँ तक परीक्षण उसे मापता है जिसे मापने की कल्पना की जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि वैधता क्या है।
ये क्या है, डिग्री है ना, मात्रा है, एक गुणांक है, कोफिशिएंट है ना। तो ये आपका कोरिलेशन के आधार पे होता है, ठीक है। और कोई भी परीक्षण तभी शुद्ध माना जाएगा जब वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है और उस परीक्षण को करने में सफल होता है। ये तो हो गई वैधता की बात। क्या एक वैध परीक्षण हमेशा ही वैध होता है? क्या अगर आज हमने कोई टेस्ट बनाया, आज उस चीज़ को मेजर कर रहा है, तो वो आगे 10-20 साल के बाद भी उतना ही जो है एक्यूरेट होगा? तो देखिए, कोई भी परीक्षण अपने आप में ना तो वैध होता है और ना ही अवैध। मतलब ये हुआ कि परीक्षण के उपयोग के आधार पर उसे वैध या अवैध बनाया जाता है ना। जैसे कि कोई स्केल है, व्यक्ति की मान लो हाइट लेना है, तो हाइट तो वो मेज़र कर रहा है, लेकिन क्या उसका वेट भी ले पाएगा? तो उसके लिए नहीं जो है वैध होगा, ठीक है। तब वहाँ पर ये वैलिड नहीं माना जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है। किसी परीक्षण की वैधता, तो ये समझ में आ गया कि वो ना वैलिड होता है ना ही इनवैलिड होता है। किसी परीक्षण की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके द्वारा मापे जाने वाले कॉन्सेप्ट का किस ढंग से परिभाषित किया गया है। मतलब एक कहने का ये है कि किस तरह से आप उसको बताते हो, किस ढंग से परिभाषित करते हो। तो परीक्षण मतलब यदि एक कॉन्सेप्ट को एक ढंग से अगर हम उसको बता रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है परीक्षण वैध हो, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को दूसरे ढंग से परिभाषित किया जाए तो वो शायद वैलिड ना भी हो, है ना। ये चीज़ है। किसी परीक्षण की वैधता कॉन्टेक्स्ट के डिपेंड पे होती है। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मतलब संदर्भ, किसके जो है उसमें वातावरण क्या है, उसका कौन सी परिस्थिति है। जैसे कि कोई परीक्षण एक परिस्थिति में और एक सैंपल के लिए वैध हो सकता है, परंतु वही दूसरी सिचुएशन में और दूसरे सैंपल से मतलब समझ रहे हैं कि कोई एक बड़ा हमने ग्रुप लिया है, कोई पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, और इसमें से हमने इतने बड़े ग्रुप में अगर हम नहीं रिसर्च कर पा रहे हैं तो उसमें से छोटे ग्रुप को ले लेते हैं, यही होता है सैंपल। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर हो सकता है कि अगर हमने यही टेस्ट जो कि एक ग्रुप में हमने ऑलरेडी कर लिया है और दूसरा सैंपल पे किया जाए तो शायद रिजल्ट में परिवर्तन आ जाए, तो ये वैध ना भी हो, है ना। तो जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें, जो आपके बुद्धि परीक्षण होता है, तो भारतीयों के लिए जो अलग जो है मानक बनाए गए हैं, ठीक है, इसके जो पैरामीटर बनाए गए वो अलग बनाए गए हैं, अलग स्केल हैं वो। तो बुद्धि परीक्षण भारतीयों के लिए अलग है, लेकिन अमेरिकन बुद्धि परीक्षण अलग हैं। ये आपको एजुकेशन वाले सारे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी परीक्षण हमेशा वैध नहीं होता है, इसका कंक्लूजन यही निकला, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें जानना होता है, इसीलिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं। अब देखिए, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स, जिनसे कि हमारी वैलिडिटी जो है प्रभावी होती है, मतलब उस पर प्रभाव क्या पड़ता है। अनक्लियर इंस्ट्रक्शन, अस्पष्ट निर्देश है। मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, कोई चीज़ आप किस तरह से बता रहे हो, क्लियर कितनी है। प्रश्नों की भाषा और शब्दावली, ये हमेशा यहाँ पर टेस्ट की बात हो रही है। कोई भी परीक्षण जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, मतलब अपनी रिसर्च को करने के लिए या आगे हम जो भी स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर लैंग्वेज कितनी कैसी है, शब्दावली कैसी है, कठिनाई स्तर कैसा है, ठीक है, प्रश्नों का कठिनाई स्तर किस तरह का है। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। जैसे कि जो आपके MCQs होते हैं और ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी किसकी अधिक अच्छी होगी, हमेशा MCQs की होगी, क्योंकि वहाँ पर जो भी एक आंसर है वो सभी के लिए होगा, ठीक है। लेकिन जो आप ऐसे टाइप लिखते हो लॉन्ग आंसर, वहाँ पे क्या होता है कि आपने लिखा हर स्टूडेंट के हिसाब से वेरी करेगा, और जो वहाँ पर एग्जामिनर चेक कर रहा है, एक एग्जामिनर के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, दूसरे एग्जामिनर को वो चीज़ ना अच्छी लगे, ठीक है। ये चीज़ होती है ऑब्जेक्टिविटी। प्रकरणों का अवांछित भाग, इनएडिक्वेट वेटेज टू टॉपिक्स, ठीक है। तो इस तरह से टॉपिक के आधार पर भी बदल सकती है। एक चीज़ और होती है जो कि वैधता को प्रभावित करती है, वो होती है परीक्षण की लंबाई। लंबाई बढ़ाने पर परीक्षण की वैधता बढ़ जाती है। होमोजीनियस टेस्ट की बात कह रहे हैं, जहाँ पर समजातीय वर्ग है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो हमेशा अधिकतर ये क्वेश्चन आया भी है, जब 2018 के पहले जो क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जा सकता है कहीं भी एजुकेशन के सवाल में या कहीं भी। तो इसमें आपके जो है परीक्षण की जो वैधता है, परीक्षण की लंबाई पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। लंबाई बढ़ने पे परीक्षण की जो वैलिडिटी होती है बढ़ जाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की अगर बात करें तो इसमें आपको पहचानना होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में सबसे ज़्यादा जो मेन यूज़ होती है वो है इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंग्लिश वाले इधर भी देख सकते हैं, ठीक है। इंटरनल वैलिडिटी रिफर्स टू दोज रिसर्च फाइंडिंग्स इन विच डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम कंट्रोल्ड सर्कमस्टेंसेस।
कहने का मतलब क्या है कि कंट्रोल सिचुएशन में यहाँ पर डेटा कलेक्शन किया जाता है, जो हम किस में कहते हैं, कंट्रोल सिचुएशन कहाँ पे होती थी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो प्रयोगात्मक शोध में जो निष्कर्ष प्राप्त होते थे उनमें आंतरिक वैधता अधिक होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो इंटरनल वैलिडिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, क्योंकि यहाँ पर हम जो आपका मैंने आपको कल भी बताया था जब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्वेश्चन कर रहे थे, तब भी बताया था कि यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और इनके बीच में भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, कन्फाउंडिंग, इंटरवेनिंग, है ना। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनमें आंतरिक वैधता अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर हम कंट्रोल कर लेते हैं सिचुएशन को, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रयोगात्मक शोध के निष्कर्षों में जिन वेरिएबल्स का प्रयोग किया जाता है उनके कॉज इफेक्ट का विश्लेषण किया जाता है। कॉज इफेक्ट से मतलब एक यहाँ पर स्वतंत्र चर होता है और एक आश्रित चर होता है। तो जो भी हम मैनिपुलेशन करते हैं वो हेर फेर मतलब जिसको कह सकते हैं, तो वो किस में करेंगे, स्वतंत्र चर में करेंगे। अब आश्रित चर है, स्वतंत्र चर पे ही डिपेंड करता है। तो जो अगर हमने स्वतंत्र चर में कोई भी चीज़ वहाँ पर वैरी की तो उसका प्रभाव आश्रित चर पे पड़ेगा, और यही होता है कॉज इफेक्ट का विश्लेषण किया जाता है, और निष्कर्षों में चर के कारण प्रभाव का ही उल्लेख यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो इंटरनल वैलिडिटी हमारी किससे संबंधित है, आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से है, और यहाँ पर कॉज इफेक्ट की बात होती है। ठीक है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी की स्टडी की जाती है और उसी का प्रभाव यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, जो फाइंडिंग्स होगी वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की ही होती है। अब ये हो गया इंटरनल वैलिडिटी, मतलब कहने का मतलब है, इससे सार क्या निकला, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है यहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक, अब देखते हैं और क्या चीज़ होती है। तो मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ज़्यादा हो गई इंटरनल वैलिडिटी। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पर जो कॉज इफेक्ट की बात हम कह रहे हैं, ये कितना एक्यूरेट है, कितना शुद्ध है, ये प्रयोग के कंट्रोल सिचुएशन पे आधारित होता है। तो मतलब क्या हुआ, कंट्रोल सिचुएशन में कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से यहाँ पर वैरी कर सकते हैं, चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, परिस्थितियों का नियंत्रण हमारे हाथ में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम सामान्य परिस्थितियों में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी अधिक होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बाह्य वैधता कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो इसकी बाह्य वैधता होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये आपकी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेस होती है। ठीक, और इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा होती है। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करें तो बाह्य वैधता का अर्थ शोध के उन निष्कर्षों से जिनमें न्यादर्श जनसंख्या का शुद्ध रूप में प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो भी मतलब यहाँ पर सैंपल की बात हो रही है, सैंपल और पॉपुलेशन। तो सैंपल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन जो बड़ा ग्रुप है, ठीक, और इससे हमने सैंपल लिया तो जो सैंपल है ना उसका प्रतिनिधित्व करता है। जो भी चीज़ें, जो भी कैरेक्टरिस्टिक सैंपल में पाई जा रही हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ हम पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जो हो जाता है कि बाह्य वैधता यहाँ अधिक होती है। ये होता है आपका किसमें, सर्वे मेथड में। तो सर्वे मेथड से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनकी बाह्य वैधता अधिक होती है और आंतरिक वैधता कम होती है। ठीक है, तो सर्वे मेथड के अंतर्गत शोध के सैंपल के प्रतिनिधित्व को अधिक महत्व दिया जाता है, और सैंपल जो है पॉपुलेशन का जितना शुद्ध रिप्रेजेंट करता है उसकी बाह्य वैधता उतनी ही अधिक होती है। तो दो रिसर्च आपके सामने टाइप्स आ गए, वहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात की और यहाँ एक्सटर्नल वैलिडिटी में सर्वे रिसर्च की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से बाह्य वैधता से तात्पर्य है कि शोध के निष्कर्षों की व्यवहारिकता का अधिक होना, है ना। और बाह्य वैधता के लिए क्या है, कोई कॉज इफेक्ट की बात नहीं होती, कोई कॉज इफेक्ट, कोई रिलेशन नहीं स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सैंपल के जनरलाइजेशन की, मतलब कि जो भी रिजल्ट हमको सैंपल से मिल रहा है उसको हम पॉपुलेशन में अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर सामान्यीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो निष्कर्षों की व्यवहारिकता का अधिक होना यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये हो जाती है आपकी बाह्य वैधता। इतनी चीज़ें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपको सारे चीज़ें इसी एक वीडियो से यहाँ पर जो है कवर हो जाएंगी, कोई और दूसरा कुछ देखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मेन चीज़ होता है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो यहाँ पर चीज़ों को हम कोई भी प्रश्न आता है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। यहाँ पर एक्सटर्नल वैलिडिटी में किसकी बात हो रही है, सर्वे रिसर्च की, और यहाँ पर मेन जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जनरलाइजेशन आएगा। ठीक है, वैसे देखिए इतना सारा चीज़ आपने पढ़ा, लेकिन कहीं उसका सार क्या निकला
कि जनरलाइजेशन यहाँ पर किया जा सकता है। ये चीज़ हम इंटरनल वैलिडिटी में नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी में यहाँ पर जो है जनरलाइजेशन किया जा सकता है, व्यवहारिकता अधिक होती है, ठीक है। यहाँ कोई कॉज इफेक्ट की बात नहीं होती है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दूसरी आती है आपकी कंटेंट वैलिडिटी। वो तो दो मेन थी जो कि आपको देखना ही देखना है। इसके अलावा भी कई टाइप्स होते हैं, तो सारे टाइप्स के बारे में आपको बता दिया है। वैसे इनको जो है हम मतलब सांख्यिकी आधार पे, तार्किक आधार पे ऐसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन आपको खाली टाइप समझना है, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कंटेंट वैलिडिटी का संबंध किससे होता है? अंतर विषय या परीक्षण द्वारा मापे जाने वाले गुण या क्षेत्र की सुसंगति, रेलिवेंस से होता है। तो मतलब अंतर विषय वैधता के जो अन्य नाम है वो क्या है? रेलिवेंस, इंट्रिंसिक वैलिडिटी आंतरिक वैधता, सर्कुलर वैलिडिटी और रिप्रेजेंटेटिवनेस, इन जैसे नामों से भी पुकारा जाता है, ठीक है। ये इसके अदर नेम हैं, जिसमें क्या हो गया कंटेंट वैलिडिटी में इंटरनल, इंट्रिंसिक वैलिडिटी, सर्कुलर वैलिडिटी, ठीक, और रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर अब हम बात करें जैसे कि कंटेंट वैलिडिटी से मतलब क्या हो गया आपका कंटेंट क्या है, ठीक है, सामग्री आपकी क्या है। तो अंतर विषय वैधता मतलब जो उसमें संबंध होता है वो होना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर मैं आपको रिसर्च पढ़ा रही हूँ और आपका इवेल्यूएशन मुझे करना हो कि मैंने अभी तक कितनी चीज़ें पढ़ा ली हैं, चल रहे आपका टेस्ट लेते हैं कि आपको कितना चीज़ आया या नहीं आया, दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए आप कितने प्रिपेयर हो, ठीक है। तो अगर मैं कोई टेस्ट ऐसा बनाती हूँ जिसमें कि रिसर्च का जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है और मैं उतने ही शामिल करूँ, ठीक है, मुझे करना भी उतने ही चाहिए, क्योंकि मैंने जो चीज़ नहीं पढ़ाई है तो उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने ना पढ़ाए हुए कंटेंट को भी शामिल कर दिया तो और फिर आपका टेस्ट लिया तो आप वो क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं था और ये सही भी नहीं है ना। तो क्या होगा कि जो परिणाम आएंगे वो आपका सही इवेल्यूएशन नहीं करेंगे। या इसमें मैं आपका रिसर्च के अलावा, क्योंकि मैं भी रिसर्च पढ़ा रही हूँ और मुझे टेस्ट भी लेना है तो रिसर्च का ही लेना है, लेकिन अगर रिसर्च के अलावा मैंने और दूसरे भी कंटेंट के जो है क्वेश्चन उठा के डाल दिए तो क्या वो सही होगा? ये परीक्षण वैध होगा? नहीं होगा। तो यहाँ वैलिडिटी अधिक नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं जो आपकी कंटेंट वैलिडिटी से संबंधित है। तो कंटेंट मतलब समझ गए, जो आपकी पाठ्य सामग्री है, मतलब सामग्री है, ठीक है। तो ये होता है आपकी गुण या क्षेत्र के रेलिवेंस से होता है कि कितना सुसंगत है ना, ठीक है। और अगला जो होता है वो आपका है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, कसौटी संबंधित वैधता। इस तरह की वैधता ज्ञात करने में टेस्ट को किसी एक्सटर्नल क्राइटेरिया, बाह्य कसौटी के साथ इसको कोरिलेट किया जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो कोरिलेशन से मतलब है कि उसके साथ संबंध बनाकर देखा जाता है कि परीक्षण की वैधता उतनी ही अधिक समझी जाती है। जितना भी कोरिलेशन जितना अधिक होगा, परीक्षण की वैधता उतना ही अधिक समझी जाती है। मान लो जैसे कि दो इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब इसी में मैं आपको बता देती हूँ कि कोरिलेशन का कैसे संबंध यहाँ बताया जा रहा है कि वैलिडिटी और कोरिलेशन किस तरह संबंधित होंगे। तो देखिए एक होती है, इसी का टाइप होता है कॉन्करेंट, जिसको समवर्ती वैधता कहते हैं, और दूसरी है प्रेडिक्टिव, भविष्यवाची, ठीक है, भविष्य कथन। तो इंग्लिश में आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्करेंट और आपका प्रेडिक्टिव। कॉन्करेंट मतलब समवर्ती, भविष्यवाची वैधता, समवर्ती और भविष्यवाची। तो कॉन्करेंट क्या है? यहाँ पर वर्तमान कसौटी के साथ इसको रिलेट करके वैलिडिटी चेक करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हम टेस्ट बनाएंगे उसको अभी के साथ, और अगर कोई पहले का टेस्ट है तो इस तरह से देखा जाएगा कि मान लो जैसे कि कॉन्करेंट में मतलब क्या है? वर्तमान से मतलब हुआ कि मान लो मुझे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कोई लेना है, ठीक है। अब क्या है कि इसके लिए कोई परीक्षण पहले से बना हुआ था और एक अभी मैं बना रही हूँ, मतलब एक पहले से बना है जिसका कि जो परिणाम है वो संतोषजनक है, सेटिस्फाइड है, ठीक है। और अभी एक हम टेस्ट तैयार कर रहे हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि जो अभी निर्माण किया जा रहा है इसका भी टेस्ट लेंगे उसी एक सैंपल पर, ठीक है। सैंपल एक ही होगा, तो जो पहले से टेस्ट बना हुआ था जिससे अब तक चलते आ रहे थे उसका भी टेस्ट लिया जाएगा और एक अभी जो हमने बनाया है उसका भी लिया जाएगा। दोनों के परिणाम देखे जाएंगे, फिर देखा जाएगा कि किस तरह का परिणाम आ रहा है और यहाँ पे वैलिडिटी किस तरह से, ठीक है। तो पहले वाला परिणाम ज़्यादा अच्छा था, उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सैंपल तो हमारा एक ही है, ग्रुप तो हमारा एक ही है, सारे ऑब्जेक्टिव्स उसमें वही हैं, है ना। और अभी जो हम बनाए हैं टेस्ट उसके कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये हो जाता है कि यहाँ पे दोनों के बीच कोरिलेशन ज्ञात करके देखा जाएगा कि कितनी अच्छी वैलिडिटी है,
ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। और तो ये हो गया आपका कंकरेंट, जिसमें कि अभी की भी बात हो रही है, एक पहले से कोई चीज़ थी और एक अभी आपने बनाई, समवर्ती, है ना। एक होता है भविष्यवाची प्रेडिक्टिव, जिसमें हम भविष्य कथन, भविष्य के बारे में सोच के बताते हैं। तो ये क्या होता है, वर्तमान समय में उपलब्ध ना होकर भविष्य में कुछ समय बीतने के बाद कैसा इसका रिजल्ट होगा, ये किस तरह से यहाँ पर ये किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, या इसके कैसे रिजल्ट होंगे, किस तरह से इसका परिणाम आएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है कोरिलेशन किस तरह का बन रहा है। तो यहाँ पर परीक्षण के परफॉर्मेंस के बारे में एक अनुमान लगाया जाता है, भविष्य में कैसा होगा। जो चीज़ हम अभी बना रहे हैं तो ये वर्तमान से इसका मतलब नहीं है, लेकिन भविष्य में इसके रिजल्ट कैसे आएंगे, तो इस तरह से भी कुछ टेस्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, ये किसके अंतर्गत है, क्राइटेरियन के अंतर्गत ही है, कॉन्करेंट और प्रेडिक्टिव। नाम से ही समझ जाइएगा, कॉन्करेंट मतलब जो अभी करंट से संबंधित है, ठीक, और प्रेडिक्टिव मतलब आपको पता ही है कि अनुमान लगाया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं, एक होती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मतलब संरचना। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जिसे हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल वैलिडिटी, कारक वैधता या ट्रेट वैलिडिटी, ये सारे इसके नाम हैं। इन्हें भी कहा जाता है, किसी परीक्षण की वैधता को एक कंस्ट्रक्ट के रूप में आंका जाता है, ठीक, संरचना के रूप में। तो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, इसका कैलकुलेशन कंटेंट वैलिडिटी और क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी के जो है कैलकुलेशन से काफ़ी अधिक कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, तो ये कम यूज़ की जाती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, तो यहाँ पर जैसे वहाँ पर तो था हमने कंटेंट, एक खाली सामग्री को ध्यान में दिया। क्राइटेरियन रिलेटेड में क्या था कि आपको वर्तमान या भविष्य से कोरिलेट करके देखते हैं। कंस्ट्रक्ट में आपका यहाँ पर जो है जैसे कि कारक, है ना, और आपके ट्रेट्स, ये सारी चीज़ें आपकी, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं, तभी ये इनके नाम दिए गए, ठीक है। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें होती है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। रचनात्मक वैधता मतलब किसी के रचना में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। तो ये हो जाती हैं आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब देखिए, एक अगली और होती है जिसमें कि फेस वैलिडिटी, ये रूप वैधता आती है। तो रूप वैधता के अंतर्गत परीक्षण के बाह्य रूप तथा प्रश्नों की प्रकृति के संबंध में वैधता स्थापित की जाती है। बाह्य रूप से मतलब है कि जैसे आपने कोई टेस्ट देखा, उसमें सारे मैथ के ही सवाल दिखे, ठीक है। तो यदि परीक्षार्थियों को परीक्षण के संबंध में आभास होता है कि परीक्षण उनसे संबंधित है, तो परीक्षण को रूप वैध परीक्षण कहते हैं, ठीक, फेस वैलिडिटी। और परीक्षण की रूप वैधता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे ही प्रश्न रखने चाहिए जो उनके परिवेश से संबंधित हो, है ना। जिस भी सराउंडिंग से वो वहाँ पे टेस्ट देने के लिए हमने रखा है, उस टेस्ट को बनाया है, उसी से संबंधित वहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि अगर बुद्धि परीक्षण की अगर हम बात कर रहे हैं, तो प्रश्न भी उसी प्रकार के होंगे। किस एज ग्रुप के लिए है तो वो भी वहाँ पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हर एज ग्रुप का जो है अलग होता है। तो यहाँ पर ये साइकोलॉजिकल टेस्ट सारे होते हैं, ठीक है। जो भी बुद्धि परीक्षण से संबंधित होता है, रुचि परीक्षण या आपका जो है अभिक्षमता, तो ये सारे किसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सबके एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि फेस वैलिडिटी मतलब जैसे कि चेहरे को देखते ही आप सारी चीज़ें समझ जाते हैं ना, किसी को कि गुस्सा आ रहा है कि सही है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप फेस देख के पढ़ लेते हो। तो मतलब यही यहाँ पर कह रहा है कि फेस वैलिडिटी में आपकी सतही स्तर पे, ठीक है, ऊपर से देखने पे ही सारी चीज़ें आपको पता लग जाए, ठीक। तो अब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अलग तरह के हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें मैंने एंड में आपको पूरा नोट्स दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है कि शोध उपकरण के चयन हेतु निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि पता ही है आपको कि आपकी जो वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, ये क्या है, सब आपके जो है इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होते हैं रिसर्च टूल को सिलेक्ट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो आपकी वैलिडिटी होनी ही चाहिए रिसर्च टूल में, रिलायबिलिटी कितनी है ये भी डिपेंड करती है, और आपका कितना टाइम और रिसोर्स मतलब यूज़ कर रहे हैं, जो हम रिसर्च टूल को यूज़ कर रहे हैं उसमें किस तरह से टाइम की और संसाधन की दृष्टि से किस तरह से लागत आएगी, ठीक है, कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होगी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं।
रिसर्च टूल में आपका फेस वैलिडिटी या ओपिनियन ऑफ ये नहीं आता है, ठीक। तो ये चीज़ें नहीं होंगी। ये मैंने लिया इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च टूल सेलेक्ट करने में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और वैलिडिटी भी आपका उसी में से एक होता है ना। तो ये आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आर्टिफैक्ट्स। देखिए यहाँ पर ये किससे संबंधित है, आंतरिक वैधता, ठीक है। तो इस यहाँ पे इस टर्म्स को याद रखिए, कलाकृतियाँ, आर्टिफैक्ट्स, जो हम इंटरनल रिसर्च में पढ़ते हैं, जब ज़्यादा आपको डीप में पढ़ाया जाता है तो ये चीज़ें। लेकिन क्वेश्चन आपके आए हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2018 में ही पूछा गया है, ठीक है, और इसके बाद भी पूछा गया है, तो वो आगे है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियाँ जो शोध में आंतरिक वैधता को दिखाती हैं और प्रभावित करती हैं। अब ये कौन कौन सी हैं, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, इसको आगे हम देख लेते हैं। अभी मैं आपको खाली इसके आंसर बता रही हूँ, क्योंकि चीज़ें काफ़ी होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आपको मतलब यहाँ पर कैसे उसको प्रभावित करती हैं। तो इसमें आपकी आती है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री आती है, मैच्योरिटी आती है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी आता है आपका, यहाँ पर आपका जो है इंस्ट्रूमेंटेशन, और फिर आपका यहाँ पर देखिए प्रायोगिक मृत्यु दर, मतलब यहाँ पर यांत्रिकता भी आती है, और ये आपकी आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आंतरिक वैधता को ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। इतिहास से मतलब है कि कोई चीज़ आपने पहले की, अब उसके बाद हम कर रहे हैं, है ना, तो बहुत सारा गैप आ गया। मैच्योरिटी, कोई टेस्ट आपने किसी एज ग्रुप पे किया, अब कुछ समय बाद तो उसकी एज तो बढ़ेगी, है ना, इस तरह से। इंस्ट्रूमेंटेशन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस तरह से है, अब उसकी एक्यूरेसी कितनी रह गई है, मृत्यु दर किस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, अब इसका डिटेल हम पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर जब आपका मर्स साइकिल वाला एग्जाम हुआ था दिसंबर 2021 और जून 2022 का, उसमें यहाँ पर ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको अनुसंधान में आंतरिक वैधता के लिए खतरा माना जाता है, जिसको इंटरनल थ्रेट्स कहते हैं, थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी, है ना। तो अब इसको देखिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल ये तो अब तक वो रट गई होंगी कि इसमें आपका मैच्योरेशन है, ठीक है, हिस्ट्री है, इंस्ट्रूमेंटेशन। आंतरिक वैधता को यही सारी चीज़ें खतरा मतलब आपको खतरे जो है आपके लिए बनाती हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैच्योरेशन किस तरह से होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर समय अगर परिवर्तित हो रहा है तो मैच्योरिटी भी बढ़ेगी, है ना। तो उस समय जो टेस्ट के रिजल्ट आए थे और आज जो आएंगे वो बिल्कुल इंटरनल वैलिडिटी को प्रभावित करते हैं, है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन भी है। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन से हैं, कितने हैं, क्योंकि अभी तो आपके इस तरह से पूछे हैं तो ये आपको याद हो गया, लेकिन और क्या क्या होते हैं इनको हम थोड़ा देख लेते हैं। आंतरिक वैधता को खतरे में डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। इतिहास, पहले और दूसरे माप के बीच होने वाली विशिष्ट घटनाएं जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला हो गया इतिहास। दूसरा है परिपक्वता, विषयों के भीतर की प्रक्रियाएं, मतलब जो आपके सब्जेक्टिव हैं, जो आपने सैंपल्स में जिन लोगों को लिया है, समय बीतने के कार्य के रूप में कार्य करती है। मतलब परियोजना कुछ वर्षों तक चलती है और तो अधिकांश प्रतिभागी उपचार की परवाह किए बिना अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैच्योरिटी जो एज से रिलेटेड होती है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। परीक्षण, एक परीक्षण लेने का दूसरा परीक्षण लेने के परिणाम पे प्रभाव। इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पर उपकरण, पर्यवेक्षकों या स्कोर में परिवर्तन जो परिणामों में परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। सांख्यिकी प्रतिगमन, है ना, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, इसे माध्य प्रतिगमन के रूप में भी जानते हैं। ये खतरा अत्यधिक अंकों या विशेषताओं के आधार पर विषयों के चयन के कारण होता है, ठीक। तो ये हो जाता है आपका सांख्यिकी प्रतिगमन। हो सकता है इस बार अब ये दे दे। विषयों का चयन, पूर्वाग्रह, मतलब पहले से आपने कोई धारणा बना ली जिसके परिणाम स्वरूप तुलनात्मक समूह का चयन हो सकता है ना। और समूह सदस्य का रैंडमाइजेशन इस खतरे के खिलाफ एक जवाबी हमला है। मतलब जब नमूना आकार छोटा होता है तो रैंडमाइजेशन से विरोधाभास हो सकता है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि विषयों के चयन से भी चीज़ें आपकी यहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अगला देखिए, आपको खाली नाम ही याद रखने, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, बस चीज़ों को याद रखिए। प्रायोगिक मृत्यु दर, विषयों की हानि, मतलब एक जैसे कि एक उदाहरण है, एरुडिटियो नामक एक वेब आधारित परियोजना में 161 विषयों के साथ शुरू हुआ और उनमें से केवल 95 ने मॉड्यूल को पूरा किया। तो जो लोग इस अंत तक बने रहे वे सीखने के लिए अधिक प्रेरित हो सकते हैं और इस प्रकार उच्च प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो लोग कुछ मतलब बने रहे लेकिन कुछ नहीं रह गए, तो यही होता है कि एक्सपेरिमेंटल में जो है डेथ रेट क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। चयन, परिपक्वता, अंतःक्रिया, तुलनात्मक समूह का चयन और परिपक्वता अंतःक्रिया जिससे भ्रमित करने वाले परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। और गलत व्याख्या हो सकती है कि उपचार के कारण क्या प्रभाव पड़ा, है ना।
तो ये हो गया आपका। एक होता है जॉन हेनरी इफेक्ट। जॉन हेनरी कौन थे? एक कर्मचारी थे जिन्होंने प्रायोगिक सेटिंग के तहत एक मशीन से बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रदर्शन की तुलना एक मशीन से की गई है। ठीक है, तो मशीन से बेहतर प्रदर्शन किया, ये जॉन हेनरी इफेक्ट था। ये भी इंटरनल वैलिडिटी को मतलब ये इफेक्ट मतलब यहाँ पर लिया जाता है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके इंटरनल वैलिडिटी से संबंधित है ना। तो इंटरनल वैलिडिटी किन कौन कौन से फैक्टर्स पे यहाँ पर डिपेंड कर रही है, कौन कौन से कारक हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अब कोई इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है और कोई भी पॉइंट मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा छूट रहा है जो आपका वैलिडिटी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना ज़रूरी होता है। PYQs तो कितने भी करा दो, लेकिन हर बार अलग ही क्वेश्चन बनता है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वैलिडिटी से संबंधित कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मिलेंगे एक अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।